तो उसने कहा तो था कि वो आएगा आज देखने को, तुमने देखा ही है उसको। ठीक है, उसका नाम क्या है? इमरान शाह। ठीक है, निशानी ये है उसका। ठीक है, हाँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब बहुत तेज आ रही है, माइक खराब हो रहा है। जी सर, आवाज क्लियर नहीं आई, बफर्ड है। बेटा ये इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू है। आज जो है वो सब जगहों पे इंटरनेट यही प्रॉब्लम कर रहा है। और कुछ आपकी साइड से, कुछ मेरी साइड से। मैं तो कनेक्शन चेंज कर करके थक गया हूँ, लेकिन चल रहा है, लिहाजा स्टूडेंट को काफी कंप्लेन है। और इसका जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरी साइड से इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी साइड से नहीं हो रहा है। आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा भाई, बेटा कर सकता हूँ इस हवाले से। अच्छा जी, अब क्या हालात है? आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है? जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा।
अब जो है वो आवाज कैसी आ रही है? अच्छा जी, अब आवाज कैसी आ रही है आपको? इस वक्त आवाज कैसी आ रही है? ओके ठीक है। होपफुली अब ये इशू ठीक है, बेटर, ओके ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बेटा? अगर आप मेरे साथ शेयर कर लें तो मैं फिर उससे आगे बात करूं, याद हो? लास्ट क्लास में हमारा क्या डिस्कशन हुआ था? क्या हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कर्व बना लिया था मुख्तलिफ कंडीशंस में, मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ? यार आप क्यों मैसेज नहीं कर रहे भाई? पहले तो सारे मैसेज आ रहे थे आवाजों के। हेलो, जाग रहा है कोई? जी, एनीवन कैन? ओके, मैसेज आया है कोई? और हमने लास्ट शेयर किया था, पीएच कर्व नहीं बनाया था, हमने सिर्फ पीएच कर्व नहीं बनाया था। मोहम्मद अरमान, आई थिंक हमने सिर्फ क्या टॉपिक की बात की थी। ओके ठीक है राइट जी। तो फिर आज हम जो है वो बात करेंगे रिगार्डिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने स्टार्ट कर दिया था, आई थिंक हमने सिर्फ टॉपिक की बात की थी प्रीवियस। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आज स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो टॉपिक है ये है पीएच कर्व। बेटा अब भी मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मैं रोहान अहमद को मेरी आवाज नहीं जा रही, क्या बाकी लोगों को मेरी आवाज जा रही है? वी डिड द पीएच कर्व एंड द कैलकुलेशंस। माय गॉड, ये कौन, फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? ये आप लोगों में से कितने लोग आते हैं क्लास के अंदर जिनको पता नहीं होता? परवा कह रही है कि ये पीएच कर्व हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था। आवाज गायब हो गई है, अभी भी आवाज गायब है। अब ठीक हो गई?
मेरा बेटा ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये इंटरनेट का इश्यू है, ये मुस्तकिल प्रॉब्लम चल रहा है, सुबह से हर जगह यही हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस सिलसिले में, मैं जितने कनेक्शन पॉसिबल हो सकते थे सब कर चुका हूँ। लिहाजा अब अगर आवाज आप तक कम पहुंच रही है, ओके, वी डिड द पीएच कर्व एंड द कैलकुलेशन, राइट जी। तो आज जो है वो मोहम्मद हारिस साहब आपकी आवाज गई, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए या चेंज कीजिए। मुझे नहीं लगता कि जो है वो आवाज बिल्कुल सही आ रही है। अरम महमूद, देखिए बेटा ये अब थोड़ा सा आप लोग पेशेंस का मुजाहरा करें, ये आवाज कम या ज्यादा होगी, मुख्तलिफ जगहों पे इंटरनेट का इशू चल रहा है, लिहाजा हमें इन्हीं हालात में रहते हुए पढ़ना है, अब कुछ और हम कर नहीं सकते। आज मैं आपको पीएच कर्व जो कराने जा रहा हूँ, पिछली क्लास में मैंने स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के दरमियान पीएच कर्व बनवाया था, और आज जो हम पीएच कर्व बनाएंगे वो बनाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। अगर आप टाइट्रेशन कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के दरमियान करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और वीक एसिड लाइक CH3CO2H, और ये CH3CO2H जो है इसका नाम है इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। अच्छा, सपोज कि concentration of NaOH is 0.1 mole per dm cube and concentration of ethanoic acid is also 0.1 mole per dm, और हमने 25 cm क्यूब इथेनोइक एसिड का फ्लास्क में ले लिया। आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि जिसका वॉल्यूम आपको गिवन हो वो फिक्स वॉल्यूम होता है, एंड फिक्स वॉल्यूम should taken in a flask. So 25 cm cube of ethanoic acid is taken flask, हम ब्यूरेट में लेंगे, NaOH को हम ब्यूरेट में लेंगे। अब सवाल ये है कि हमारा एंड पॉइंट कहां पर आना चाहिए। एंड पॉइंट हमारा कहां पर आना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं, पहले तो आप इस इक्वेशन को रिकॉल करें जो ऑर्गेनिक में आपने पढ़ी हुई है कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH, और जब इथेनोइक एसिड NaOH से रिएक्ट करेगा तो 1:1 के रेशो में 1:1 का रेशो अप्लाई होगा, salt and water is formed, 1 mole of sodium hydroxide will react with 1 mole of ethanoic acid, यानी कि इसका रेशो 1:1 का है। और अगर रेशो 1:1 का हो और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो तो आपको मैंने बताया था कि एंड पॉइंट भी सेम वॉल्यूम पर आएगा। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि अगर रेशो 1:1 का है और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड भी सेम होगा। तो अगर इसका 25 है तो इसका भी 25 ही होगा। तो 25 और 25
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पीएच। आपने इथेनोइक एसिड को फ्लास्क में लिया है और आपको वीक एसिड के बारे में पता है कि वीक एसिड की पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी के वैल्यू चाहिए। अब इस वक्त क्वेश्चन में हमें के वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हम पीएच कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर हमें स्टार्टिंग पीएच कैसे पता चलेगी? क्योंकि हमने फ्लास्क में वीक एसिड लिया है, और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि वीक एसिड की के वैल्यू क्या है, तो उस केस में आपकी स्टार्टिंग पीएच जो होगी, स्टार्टिंग पीएच वुड बी अराउंड 2.523, अराउंड 2.5 से 3 जो है ये आपकी स्टार्टिंग पीएच होगी एट स्टार्टिंग पीएच फॉर वीक एसिड। हाँ, अगर आपका एग्जामिनर आपसे पहले, अगर एग्जामिनर पहले जो है वो पीएच कैलकुलेट करवाता है बाय गिविंग के वैल्यू, अगर एग्जामिनर के वैल्यू देता है और पीएच पहले कैलकुलेट करवाता है और बाद में ग्राफ स्केच करवाता है, तो उस केस में फिर जो आप पीएच कैलकुलेट करेंगे वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो। बट इफ इट इज नॉट कैलकुलेटेड, if it is not given, then your starting pH will be around 2.5 to 3. तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब ये ग्राफ जो हम बना रहे हैं इन बिटवीन पीएच, और हमने फ्लास्क में वीक एसिड लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पर हम डालेंगे वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड, और NaOH का उसी तरह से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और pH यहाँ पर 7 है, यहाँ पर pH 14 है, यहाँ अब अराउंड 3। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको नहीं मालूम कि स्टार्टिंग pH क्या है, तो आप स्टार्टिंग pH शुरू करेंगे अपने कर्व को तकरीबन 3 से, और फिर वही कॉन्सेप्ट के आपने एसिड के अंदर अल्कली ऐड करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता पीएच की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होगी। लेकिन सवाल यह है कि अब कौन से पॉइंट पे जाके पीएच शार्पली इंक्रीज करेगी। जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको बताया था कि अराउंड 3.5 पीएच शार्पली इंक्रीज करती है एसिडिक से अल्कलाइन पर। लेकिन वीक एसिड का प्रॉब्लम क्या है? वीक एसिड का प्रॉब्लम यह है कि ये पार्शियली डिसोसिएट होता है, पूरा डिसोसिएट नहीं होता। होता क्या है कि जब आप अल्कली डालते हैं तो जो एचाइन अवेलेबल होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं, फिर और डिसोसिएट होता है और एचाइन प्रोड्यूस होता है, फिर और डिसोसिएट होता है, फिर और एचाइन प्रोड्यूस होते हैं। लिहाजा यहाँ पर एचाइन कंप्लीटली अवेलेबल नहीं होते क्योंकि एसिड पार्शियली डिसोसिएट हो रहा होता है, साथ थोड़ा थोड़ा डिसोसिएट हो रहा होता है। इसलिए यहाँ पर पीएच जो है, यहाँ पर पीएच जो है वो स्टार्ट होगी अराउंड 3, और ये 3 से पीएच जो है तकरीबन पहुंचेगी 6 और 6.5 पर, और फिर ये 6.5 पर जो है ये शार्पली इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ वीक एसिड आपका जो टर्निंग पॉइंट होगा दैट इज अराउंड 6.5 और 6। और मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे पीएच जो है, हाइड्रोजन आयन जो है
वो थोड़े थोड़े करके डिसोसिएट हो रहे होंगे, लिहाजा एचाइन बनेंगे, फिर वो इस्तेमाल हो जाएंगे, पीएच बढ़ जाएगी, फिर एचाइन और प्रोड्यूस होंगे और फिर वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो पीएच जो है वीक एसिड के केस में तकरीबन 3 से शुरू होती है, 6.5 तक जाती है और फिर 6.5 से ये शार्पली इंक्रीज होगी, 6.5 से ये शार्पली इंक्रीज होगी अप टू 10.5, क्योंकि आपका बेस जो है वो स्ट्रांग है और स्ट्रांग बेस के केस में मैं आपको बता चुका हूं कि टर्निंग पॉइंट जो आता है वो अराउंड 10.5 आता है, अराउंड 10.5 आता है इसका टर्निंग पॉइंट। और फिर ये मैक्स जो जाएगा वो मैंने जैसे आपको बताया था 12.5 13 तक जाएगा। This is a titration curve whenever it is plotted in between weak acid and strong base। और जिस जगह पर ये आपको मैं बता चुका हूं कि जहां पर ये शार्पली इंक्रीज हुआ वहां पर आपका पॉइंट जो है इट इज कंसीडर्ड टू बी एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, ये आपका एंड पॉइंट है। इस ग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि वीक एसिड के ग्राफ से आप उस एसिड की के वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये चीज आपको अच्छी तरह समझनी है कि इन केस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस we can find out Ka value by using this graph। अच्छा, अब एक मैं आपसे बात पूछने जा रहा हूं कि 25 cm क्यूब पर इसका एंड पॉइंट होगा, 25 cm क्यूब पर एसिड कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं 12.5 को मार्क करूं, 12.5 पर आप मुझे बता सकता है आप में से कोई कि 12.5 पे क्या कंडीशन होगी? 25 हमारा एंड पॉइंट है, तो 12.5 पर क्या होगा? ट्वेल्व पॉइंट फाइव पर के वैल्यू नहीं होगी अभी। 12.5 का मतलब ये है कि ये हाफ ऑफ द एंड पॉइंट है, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट है। जब एंड पॉइंट का हम हाफ लेंगे तो हाफ ऑफ एंड पॉइंट का मतलब ये है कि आधा एसिड इस्तेमाल हुआ और आधा एसिड इस्तेमाल नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है हम कि हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एसिड हैज बीन कंज्यूम्ड। 25 cm क्यूब पर एंड पॉइंट आ रहा है, तो 12.5 का मतलब यह है कि हाफ एसिड कंज्यूम हो गया और हाफ एसिड अभी बाकी है। हाफ एसिड कंज्यूम हो गया और हाफ एसिड अभी बाकी है। अच्छा, अब के का फॉर्मूला रिकॉल करें। के इज इक्वल टू concentration of Hi into A negative upon Ha। अच्छा, ये A नेगेटिव क्या है? ये A नेगेटिव जो है ये कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि आप देखें जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, जब हाफ ऑफ द एंड पॉइंट का मतलब ये है कि आधा वॉल्यूम इस्तेमाल हो गया एसिड का, आधा बाकी है। अच्छा, जो आधा वॉल्यूम एसिड का इस्तेमाल हो गया, ऑफ कोर्स वो कन्वर्ट हुआ होगा इनटू सॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना एसिड कंज्यूम हुआ उतना ही सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर एसिड की, रिमेनिंग एसिड की कंसंट्रेशन और प्रोड्यूस सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि पीएच एट हाफ ऑफ द, या अभी पीएच में नहीं लिखता,
simply at half of the endpoint, at half of the endpoint volume, concentration of remaining acid उस स्टेज की कर रहे हैं, हम उस स्टेज की बात कर रहे हैं कि जब हाफ ऑफ द वॉल्यूम यूज हो गया और हाफ ऑफ द वॉल्यूम बाकी है, तो आधा एसिड इस्तेमाल हो गया, आधा एसिड अभी बचा हुआ है। 12.5 जो है वो एंड पॉइंट का हाफ है। एंड पॉइंट के हाफ का मतलब ये है कि आधा वॉल्यूम यूज हो गया, आधा वॉल्यूम अभी बाकी है। तो जो आधा वॉल्यूम इस्तेमाल हो गया उसने डेफिनेटली सॉल्ट बनाया होगा। इसका मतलब है जितना एसिड कंज्यूम हुआ उतना ही सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ और उतना ही एसिड अभी बाकी है। यही बात मैंने लिखी है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग एसिड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। Acid concentration or salt concentration, that means concentration of HA is equal to concentration of A negative. तो अब आप इस फॉर्मूले को देखिए कि Ka is equal to H positive into A negative divided by HA, और अब अगर A नेगेटिव और HA दोनों बराबर हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि Ka इस स्टेज पर जो Ka की वैल्यू होगी वो इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI हो। यानी इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर मैं एक लॉग की टर्म में लूं तो pKa इज इक्वल टू pH। तो अगर आपको ग्राफ से Ka वैल्यू निकालनी है तो ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है ये आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे अंदाजा है कि ये एक मुश्किल काम है आपको जो है वो ऑनलाइन पढ़ा के समझाना। कोशिश पूरी कर रहा हूं, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा मुझसे। आवाज गई? अब आ गई? बेटा असल में आप लोग ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि ये प्रॉब्लम आपके एंड से भी हो रहा है। ये जो है प्रॉब्लम आपके एंड से हो रहा है। हर एक का इंटरनेट जो है इस वक्त प्रॉब्लम कर रहा है। तो जब आपका इंटरनेट जो है वो प्रॉब्लम कर रहा होगा उस वक्त मेरी आवाज गायब हो जाएगी।
या जिस वक्त मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा होगा उस वक्त मेरी आवाज फिर गायब हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये बार बार मुझे ना बताओ कि आवाज जो है वो गायब हो रही है। आई अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने ये कहा कि जब एंड पॉइंट का हाफ होगा तो उस वक्त हाफ वॉल्यूम यूज हो गया होगा, हाफ वॉल्यूम बचा हुआ होगा। तो जो वॉल्यूम यूज हो गया एसिड का वो कन्वर्ट हुआ है इनटू सॉल्ट। इसका मतलब यह है कि हाफ ऑफ द एंड पॉइंट पर concentration of remaining acid is equal to concentration of salt। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं A नेगेटिव और HA सॉल्ट को और HA की मैं concentration को इक्वल कर दूं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि Ka is equal to Hin, यानी Ka की वैल्यू जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hin के बराबर होगी। कौन से स्टेज पर? एट हाफ ऑफ द एंड पॉइंट। मैं प्रीवियस पेज पे जा रहा हूं अब, जहां मैंने कर्व स्केच किया था। तो 25 का हाफ 12.5, इसका मतलब ये हुआ कि 12.5 पर जो भी पीएच वैल्यू होगी दैट इज इक्वलेंट टू pKa। आई रिपीट, एट हाफ ऑफ द एंड पॉइंट pH इज इक्वल टू pKa। अब ये मैंने बिल्कुल मुख्तसर बात कर दी कि एट हाफ ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन the pH at half of the end point volume is equal to pK। ये मैंने यहाँ पे ग्राफ में मार्क भी कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो पहले एंड पॉइंट निकालें ग्राफ से और उस एंड पॉइंट का एग्जैक्टली हाफ ले लें। उस हाफ ऑफ द एंड पॉइंट वॉल्यूम पर जो भी पीएच आएगी वो इक्विवेलेंट टू pKa होगी। और इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी है। और अब मैं एक पेज पर दोबारा से उस रिव्यू लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि pH at half of the end point volume, pH at half of the end point volume for weak acid is equal to pKa। और फिर pKa से आप Ka कैसे निकालते हैं इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि 10 टू द पावर माइनस pK करेंगे तो K वैल्यू आ जाएगी। ये कंक्लूजन है। इससे पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, लेकिन ये कंक्लूजन है। अगर आपको एग्जामिनर ग्राफ से पीके वैल्यू या के वैल्यू निकालने को कहता है और कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है तो आपने सिंपली इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना कि आप पीएच हाफ ऑफ द एंड पॉइंट वॉल्यूम पर जो भी पीएच है दैट इज इक्विवेलेंट टू पीके वैल्यू, और फिर इस फॉर्मूले को यूज करके आप के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। बेटा पीके वैल्यू वाली बात मैंने यहां बता दी है। मैंने यहां लिखा है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और सॉल्ट बराबर हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे। पूरी टाइट्रेशन में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोड्यूस सॉल्ट बराबर होंगे। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी एट हाफ ऑफ द एंड पॉइंट Ka इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन। और अगर हम लॉग की टर्म में लें तो pH इज इक्वल टू pK। अगर बात समझ में आ गई तो मुझे मैसेज कर दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मजीद क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन यहां लिखी हुई है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि pH एट हाफ ऑफ द एंड पॉइंट pKa होता है, बिकॉज हाफ ऑफ द एंड पॉइंट पर जो भी वॉल्यूम होता है यूज, वहां पर एसिड
का जो रिमेनिंग वॉल्यूम होता है और जो प्रोड्यूस सॉल्ट होता है वो इक्वल होता है। अरम महमूद, आपने मैसेज किया था कि आपको समझ में ये बात नहीं आई, कि अब आ गई? ओके, गुड। तो ग्राफ से कैसे पी के वैल्यू निकालेंगे, ये सवाल पेपर 5 में भी आ चुका है और ये सवाल पेपर 4 में भी आ चुका है। तो आपको ये दोनों एस्पेक्ट से क्लियर होना चाहिए कि एक ग्राफ अगर आपको गिवन है तो उस ग्राफ से आप पी के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? ओके, अब हम एक और कंडीशन पे मूव करते हैं कि सेम हमारा अल्कली है और हम सेम वीक एसिड ले रहे हैं, लेकिन अब हम एसिड ले रहे हैं 0.2 मोल पर डीएम क्यूब और NaOH ले रहे हैं 0.1 मोल पर डीएम क्यूब और अगेन 25 सीएम क्यूब हम ले रहे हैं। और अब आपने प्रिडिक्ट करना है कि इसका वॉल्यूम यूज क्या होगा और फिर हम उसी तरह से कर्व स्केच करेंगे इन बिटवीन पीएच एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। जी बेटा, आप बताइए अब एंड पॉइंट कहां पर आएगा? एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। जी बेटा, वॉल्यूम बताएं आप, वॉल्यूम बताएं, वॉल्यूम क्या यूज होगा? पिछली क्लास में ये कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। अगर मैंने ये बताया था कि अगर ब्यूरेट वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए तो वॉल्यूम यूज विल बी डबल, और अगर ब्यूरेट वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डबल हो जाए तो वॉल्यूम यूज विल बी हाफ। तो अब यहाँ हमने जो सॉल्यूशन NaOH ब्यूरेट में लिया है, तो ब्यूरेट वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आप देखें 0.2 से 0.1 हो गई है, हाफ हो गई है, तो वॉल्यूम यूज विल बी डबल। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम यूज विल बी 50 cm क्यूब। वॉल्यूम यूज विल बी 50 cm क्यूब। तो अब आपका जो एंड पॉइंट आएगा वो 50 पर आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट वीक एसिड के केस में वही मैंने आपको बताया, अराउंड 3 होगा। तो अब ये ग्राफ 3 से बढ़ेगा और ये पहुंचेगा तकरीबन 50 पर और फिर यहाँ से ये पीएच शार्पली इंक्रीज होगी
अप टू 10.5 और फिर ये ऑर्गेनिक, ये आपका एंड पॉइंट है। और अगर इस एंड पॉइंट का आप एग्जैक्टली हाफ ले लें तो हाफ ऑफ द एंड पॉइंट पर जो भी पीएच होगी वो इक्वल टू पीकेए। होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी और कर्व आपको स्केच करना क्लियर हो गया। एंड पॉइंट कहां से आएगा और कैसे आएगा ये वाली बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। कोई अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है स्टिल तो बताइए। एनी क्वेश्चन? राइट जी। अब एक एग्जाम्पल और इसमें कर लेते हैं और वो एग्जाम्पल ये है कि अगर आपका अल्कली KOH है और आप इसको वीक एसिड लाइक प्रोपेनोइक एसिड से, अच्छा प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड या कोई भी और ऑर्गेनिक एसिड है, नॉर्मली उसमें अब जैसे यहाँ प्रोपेनोइक एसिड का मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब ये है कि ये मोनोप्रोटिक एसिड है और मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब ये है कि 1:1 का रेशियो होगा। तो अब अगर आपके पास KOH जो है, सपोज KOH इज 2 मोल पर DM क्यूब and propanoic acid is 1 mole per DM cube, लेकिन इस मर्तबा आप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं KOH 25 cm क्यूब। ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है। तो अब KOH आप सबको पता है कि KOH इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और प्रोपेनोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। अब ये फॉलो करेगा और एंड पॉइंट आप प्रेडिक्ट कर लें, एंड पॉइंट आप प्रेडिक्ट कर लें कि ये वाला प्रोपेनोइक एसिड जो है वो ब्यूरेट में है, तो एंड पॉइंट जो आएगा अगर ब्यूरेट वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जैसे कि हाफ हो रही है तो ब्यूरेट वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एंड पॉइंट विल बी एट 50 cm क्यूब और आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पीएच होगी वो 0.2 मोल पर DM क्यूब की आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच कैसे कैलकुलेट की जाती है। स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको KW की वैल्यू यूज करनी होती है। तो अब आप इस केस में जब कर्व स्केच करेंगे तो ये कर्व होगा इन बिटवीन पीएच एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड और एंड पॉइंट हम पहले डिसाइड कर चुके हैं 50 पर आएगा। ये pH 7 है और ये pH 14 है, ये 0 है। तो ग्राफ 13 के आसपास शुरू होगा, उसी तरह से डिक्रीज होगा और अराउंड 10.5 ये शार्पली डिक्रीज होगा अप टू 6.5 और ये मैक्सिमम 3 तक। ये है शेप ऑफ टाइट्रेशन कर्व whenever it is plotted in between alkali and weak acid। आप देखें टर्निंग पॉइंट वही रहा, तो कुछ भी है जो भी है तो 5 ही ला दो। ये 10.5 है टर्निंग पॉइंट और इसका टर्निंग पॉइंट जो है वो अराउंड 6.5। मैं बार बार देखें आपको कोशिश कर रहा हूं इस बात को समझाने की कि अगर आपको टाइट्रेशन कर्व में ये बात क्लियर हो गई कि स्ट्रॉन्ग बेस के सूरत में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है
टर्निंग पॉइंट क्या होता है, कहाँ पे पीएच शार्पली चेंज होती है। वीक एसिड के केस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और पीएच कहाँ पे जाके शार्पली इंक्रीज होती है। अगर आपने सिर्फ इन पॉइंट्स को याद कर लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, तो ये ग्राफ या कर्व स्केच करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चार ही तो हैं कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 3.5, वीक एसिड के केस में टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 6.5, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 10.5। तो ये अगर आपने तीनों पॉइंट मेमोराइज कर लिए तो आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई बात क्लियर नहीं है तो पूछ ली। ठीक है जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, और नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम मैं इसको आखिर में कंक्लूड कर दूंगा, जो पॉइंट मैंने कहा है वो लिख दूंगा। बेटा कुछ किसी का माइक ऑन हो गया है, प्लीज इसको बंद कर दीजिए। अब हम अमोनिया और HCl ले रहे हैं, और अमोनिया एक्वस is an example of weak base और HCl is an example of strong acid। अब एक्चुअली हम रिलेशन कर रहे हैं इन बिटवीन weak base and strong acid। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के दरमियान, और फर्ज कीजिए कि ये वीक बेस अगेन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है, और स्ट्रॉन्ग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है, और ये हमने 25 cm क्यूब ऑफ HCl लिया है। का मतलब है कि अमोनिया इज टेकन इन अ ब्यूरेट। और अगर आप अमोनिया और HCl का रेशो ऑब्जर्व करें तो 1 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ HCl, 1:1 का रेशो। तो अब ये 1:1 का रेशो है, इसका मतलब ये हुआ कि 25 अगर है तो इसका वॉल्यूम यूज भी 25 ही होगा। 25 cm क्यूब 25 cm क्यूब से रिएक्ट करेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आपने ब्यूरेट में अमोनिया लिया है। अब जो ग्राफ हम स्केच करेंगे पीएच, और बेटा अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। ये pH और वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एडेड 7, एंड पॉइंट विल बी एट 25, 14, ये 0 है। अब अगेन आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब HCl, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट pH 1 पर होगा, और इसका टर्निंग पॉइंट जो होगा वो अराउंड 3.5 होगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अराउंड 3.5 ये वैल्यू शार्पली इंक्रीज करेगी। कि वीक बेस के केस में, स्ट्रॉन्ग बेस में टर्निंग पॉइंट 10.5 पे था,
यानी पीएच शार्पली इंक्रीज करके 10.5 पे पहुंचती है, बट इन केस ऑफ वीक एसिड टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 8। अराउंड 8 to 8.5। मैक्सिमम जो जाता है, ये मैक्सिमम जाएगा अराउंड 11। तो वीक बेस, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये एंड पॉइंट आ गया। अब मैं यहां लिख रहा हूं कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 3.5। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी हो, टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 10.5। इन केस ऑफ वीक एसिड टर्निंग पॉइंट इज अराउंड और वीक बेस के केस में टर्निंग पॉइंट इज अराउंड 8। अगर आप सिर्फ इन टर्निंग पॉइंट्स को मेमोराइज कर लें तो आपका मसला बड़ी हद तक हल हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सबको क्लियर है? ठीक है बेटा। अब मैं एक कंडीशन आपको दे रहा हूं, उसके लिए आप खुद ड्रॉ करके देखिएगा, और वो है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। और ये जो टॉपिक है, आप टॉपिक बुक से पढ़ेंगे, और बुक से पढ़ने के बाद आप इसको अच्छी तरह क्लियर करके, अगली क्लास में हम जो कंटिन्यू करेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। वीक एसिड में अमोनिया, सॉरी वीक बेस में अमोनिया, और वीक एसिड में हम इथेनोइक एसिड ले लेते हैं। और ये भी 0.1, ये भी 0.1, कॉन्सेंट्रेशन सेम, दोनों का रेशियो 1:1 है। और ये हम 25 ले लेते हैं, और ये हमने ब्यूरेट में लिया है। अब आप इसका कर्व स्केच कीजिए। तो ये आपका होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। कोई सवाल अगर है तो प्लीज पूछ लीजिए।